जन्मदिन नहीं है, लेकिन आप में से किसी का भी हो उनको हैप्पी बर्थडे। डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से आप सभी के सामने थोड़ी ही देर में एक नाटक होगा, ऑल माय सन्स। आर्थर मिलर का लिखा हुआ नाटक है ये, जिसको हिंदी में अडॉप्ट किया है प्रतिभा अग्रवाल ने। नाटक शुरू हो उससे पहले आपसे चिर परिचित निवेदन है कि आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर लें या वाइब्रेशन में कर लें या एयरप्लेन मोड में कर लें। ठीक है, आप जब कर ले तो आप मुझे बताएं। हो गया सर, हो गया। ठीक है। देखिए, आप सभी के अंदर एक अभिनेता छुपा होता है, लेकिन आपको सही मंच पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के आप सभी के सामने प्रस्तुत है ऑल माय सन, डायरेक्टेड बाय आशिया मदार। अरे जमुना जी, थोड़ी चीनी मिलेगी? हाँ ले लो। डॉक्टर आज रात लगता है फिर बारिश पड़ेगी। क्यों? ऐसा अखबार में लिखा है क्या? हाँ। तो फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम। क्या बात है ललित, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। जयराम जी की भाई साहब। जयराम जी की भाई, क्या हो रहा है? अरे बस कुछ नहीं, नाश्ता बहुत कर लिया, सोचा टहल कर उसे पचा लूं। अरे मोड़ी मैया, ये क्या हो गया भाई साहब? हाँ देखो ना ललित, कल रात तूफान की वजह से पेड़ टूट गया। हे भगवान भाई साहब, भाभी जी से देखेंगी तो? हाँ ललित, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कमला इसे देखेगी तो पता नहीं उस पर क्या गुजरे। अच्छा, आपको ये सब काफी अटपटा नहीं लगता है? क्या? देखिए, शरद का जन्म अगस्त में हुआ, इसी महीने वो 27 का पूरा हुआ और इसी महीने ये पेड़ गिरा। तुम्हें उसका जन्मदिन भी याद है? दरअसल मैं उसकी जन्म पत्री बना रहा हूँ। जन्म पत्री? लेकिन ललित वो तो भविष्य की जानकारी के लिए बनाई जाती है। हाँ हाँ, मतलब मैं किसी और ही काम से बना रहा हूँ। वैसे वो 25 नवंबर को ही लापता हुआ था ना? मतलब वो मरा होगा तो 25 को ही भाभी था। वो भाभी जी चाहती है कि तो कमला ने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा है? हाँ, भाभी जी जानना चाहती है 25 नवंबर का दिन शरद के लिए शुभ दिन था या अशुभ। मतलब ये है, अगर 25 नवंबर का दिन उसके लिए शुभ दिन था तो हो सकता है उस दिन उसकी मौत असंभव हो।
तुमने क्या पाया? देखिए अनिवास की जन्म पत्रिका का काम कर रहा हूँ और इसमें वक्त लगता है भाई साहब। सीधी सी बात ये है, अगर 25 नवंबर का दिन उसके लिए शुभ दिन था तो हो सकता है अभी तक जिंदा हो, बड़ा नहीं हो। सुन रहे हो डॉक्टर? ललित की बातों में तुम्हें कोई तुक नजर आता है? ठीक ही कहता है, बस ये अपने होशोहवास में नहीं है। अरे आपके साथ क्या मुसीबत है? आप किसी भी बात पे विश्वास नहीं करते। और तुम्हारे साथ क्या मुसीबत है? तुम हर बात पे विश्वास कर लेते हो। वो सब छोड़ो, तुमने मेरे बेटे को देखा है? ना, नहीं देखा। अरे मालूम है, डॉक्टर का बेटा उसके बैग से थर्मामीटर निकाल के चंपत होगा। अरे क्या मुसीबत है, जहाँ लड़की देखता है उसका टेम्परेचर लेने लगता है। अरे आपको पता है डॉक्टर का बेटा सही मायने में डॉक्टर बनेगा, बहुत स्मार्ट है। सही कहा ललित। अरे अनुराधा कहाँ है, दिखी नहीं? अनुराधा आ गई? हाँ, कल रात आई है 12 बजे, हम ही उसे लेने गए थे। सच डॉक्टर, अनुराधा पहले से बहुत बड़ी और खूबसूरत हो चुकी है। अरे बड़ा सुखी परिवार उनका पहले तुम्हारे घर रहा करता था। हाँ आपने बताया था। भाई मैं तो उससे मिलने को बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ। चलो मोहल्ले में देखने लायक कोई लड़की तो आई, नहीं तो अपनी चारों ओर एक भी सूरत ऐसी नहीं जिसकी ओर नजर तक उठाई जा सके। अरे सुनते हो? सिवाय मेरी पत्नी के। मिसेस तनेजा का टेलीफोन आया है। उससे अब क्या हो गया? मैं क्या जानूं, आप ही जाकर पूछिए। चुड़ैल कहीं की, बोल तो ऐसे रही थी जैसे बहुत तकलीफ में। तुमने कहा नहीं थोड़ा आराम कर? मैं क्यों कहने जाऊं? आपकी मधुर आवाज सुने बिना उसे चैन कहाँ? उसके सेंट की खुशबू टेलीफोन पर भी आ रही थी। जाओ जाओ, व्याकुल हो रही होगी। अच्छा मेरी माँ, ठीक है जमुना जी। हाँ भैया, क्या शांति। तुम भी बेचारी का बेकार में खून चूसती रहती हो। अरे भाई, डॉक्टरी पेशा है, औरतें तो फोन करेंगी ही ना। हाँ तो करे ना, मैंने तो इतना ही कहा है कि मिसेस तनेजा का टेलीफोन आया है। तुम लंबे अरसे तक नर्स रही हो और छोटी बात को पकड़ लेती हो। हाँ? अब आपकी समझ में बात आई। हाँ। अरे हाँ, अनु आ गई है ना, हाँ। उससे कहिएगा दोपहर में उधर जरूर आए। उनके मकान में हमने जो जो बदलाव किए सो तो देख जाए। हाँ। पाइप से पानी लीक हो रहा है, आके जरा देख लो ना। अरे लीला दी, अभी तक पाइप ठीक नहीं हुआ है क्या? अरे क्या बताऊं बहन, अरे अभी 2 दिन पहले तो उसे खुद ठीक किया है। 2 दिन पहले ठीक किया ना, अभी आके देखो पानी टपक रहा है। चलता हूँ भाई साहब। हाँ भैया। इधर उधर अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ उन्होंने कितना शराब पिया है कि बस। ठीक। अरे हाँ, अनु से कहना मत भूलिएगा। जी जी। बेटा, मैं सोच रहा था कि कमला इससे देखे इससे पहले मैं ही उसे बता दूं। उन्हें मालूम है? क्या? हाँ, कैसे? पता नहीं। सुदीप, वो फिर से शरद के बारे में सोचने लगी है। रात भर चक्कर काटना चालू हो गया है उसका। आपसे एक बात कहूँ लाला जी? दरअसल हमने माँ के साथ एक बड़ी भूल की है। क्या अरे उनके साथ ईमानदारी ना बरतने की। मतलब? ये कि आप जानते हैं कि शरद अब लौट कर नहीं आने वाला, मैं जानता हूँ। फिर हम माँ के विश्वास का खंडन क्यों नहीं करते? अरे उनसे कह क्यों नहीं देते कि उनकी तरह हम शरद को जिंदा नहीं मानते हैं? तुम चाहते क्या हो, उससे इस बात को लेकर तर्क करोगे? नहीं लाला जी, मैं तर्क नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि माँ समझ ले कि शरद अब जिंदा नहीं है और वो लौट कर नहीं आने वाला। सुदीप बेटा, तुम उसे ये सब कैसे कह सकते हो? लाला जी, हमें कहना होगा। अच्छा, अपनी बात को साबित कैसे करोगे? 3 साल गुजर चुके हैं, इतने बरसों बाद भी क्या कोई लौट कर आता है? इस बारे में उम्मीद रखना पागलपन है। बेटा, ये तुम्हारे और मेरे लिए हो सकता है, मगर उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। और फिर ना तो शरद की कोई लाश मिली है और ना उसके मरने की निश्चित खबर। बेटा, ऐसे में हम उसे कैसे मरा हुआ मान लें? आप समझ नहीं। सारी मुसीबत की जड़ ये अखबार है।
हर महीने कहीं ना कहीं से किसी न किसी लापता आदमी के लौटने की खबर छाप देती। बेटा ऐसे में अगला आदमी हमारा शरद भी हो सकता है। इस संभावना को कैसे भुला दिया जाए? लाला जी, क्या आप जानते हैं कि मैंने अनु को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं तो दरअसल मैं उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। देखो बेटा, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। ये केवल मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। तुम चाहते क्या हो कि अपने कमला से जाके देखा आपने, ये केवल मेरा प्रदीप, अनु शरद की मंगेतर है। वो उसकी मंगेतर नहीं है। लेकिन तुम्हारी माँ की नजरों में शरद अभी जिंदा है, इसलिए तुम उससे शादी नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब भी मैं किसी चीज को पाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता हूँ, मुझे हाथ पीछे खींच लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे ऐसा करने से किसी का जी दुखेगा हर बार। बेटा तुम अच्छे इंसान हो, लोगों को समझते हो, उनकी भावनाओं की कदर करते हो, उदार दिल हो, इसीलिए ना। जानू मैं जाया सी उतारता। अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अनु को पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने सोचा था एक बार अपने घर में तय कर लूं। तो बेटा तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे शादी करना चाहती है? देखो ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी माँ की तरह शरद का इंतजार कर रही हो फिर। लेकिन उसकी चिट्ठियों से तो ऐसा नहीं लगता है। इसकी जानकारी मैं कर लूंगा और फिर हम माँ से बात करेंगे। प्रदीप बेटा देखो, तुम्हारे साथ समस्या पता क्या है, तुम अभी तक बहुत कम लड़कियों के संपर्क में आए हो। इससे अधिक की मुझे जरूरत भी नहीं है लाला जी। अच्छा तुम पिछले 5 सालों से लड़ाई पर गए हुए थे, उसे मिले तक नहीं? लाला जी इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसको ही सबसे अच्छी तरह जानता हूँ और उसके पड़ोस में मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए। और पिछले दिनों जब मुझे मेरी शादी का ख्याल आया, वही मेरे आंखों के सामने रही। बेटा प्रदीप मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो कमला को लगता है कि शरद अभी जिंदा है। अनु से शादी करने का मतलब है कि तुम उसकी मौत का खुलेआम ऐलान कर रहे हो। बेटा इसका उस पर क्या असर पड़ेगा तुम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। बाकी जो तुम्हें उचित लगे वो करो। अब मैं क्या करूं? मैं इस बारे में पिछले 3 साल से विचार कर रहा हूँ लाला जी। मैंने सोचा था समय पाकर माँ शरद को भूल जाएगी और फिर हम हंसी खुशी शादी कर लेंगे। लेकिन अब यदि यहाँ ऐसा संभव नहीं, तो फिर कहीं और से मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा और वहां जाकर शादी कर लूंगा और फिर वहीं बस जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रदीप। मैं बहुत दिनों तक बच्चा बना रहा हूँ लाला जी, बस बहुत हुआ। और जो इतना बड़ा रोजगार फैला हुआ है उसका क्या होगा? रोजगार में मुझे कोई दिलचस्पी होना जरूरी है। हाँ, दिन में 1 घंटे से अधिक मुझे आपका रोजगार अच्छा नहीं लगता। यदि रुपए कमाने के लिए मुझे कारखाने में सिर्फ मारना ही पड़े, मैं बस इतना चाहता हूं। अरे इतना चाहता हूं कि शाम को थका मांदा जब मैं घर लौटूं तो वहां मेरा अपना एक परिवार हो, बीवी हो और बच्चे हो, और उनके बीच में अपने आप को भूल जाऊं। और मेरे लिए सबका केंद्र सिर्फ अनु ही रही है। ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर कुछ करूंगा, मगर आगे से कभी ऐसी बात मत करना। इतना बड़ा रोजगार मैंने किसके लिए बनाया है? तुम्हारे लिए तो। मैं जानता हूं। फिर कभी घर छोड़ने की बात मत करना। मैं नहीं करूंगा। कागज कैसे फैला रखे हैं? वो डोंगा मिल गया तुम्हें? कहीं तो नहीं मिला। तुमने देखा है? अरे हाँ देखा था, मुझे लगा उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है तो मैंने वो बाल्टी में फेंक दिया। हे भगवान, उसमें कूड़ा नहीं, उसमें आलू थे। मुझे लगा उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? तुम्हें हर जगह कूड़ा ही कूड़ा क्यों नजर आता है? उसकी सफाई के लिए इतना व्याकुल क्यों हो जाते हो? बेटा अंदर से डोंगा उठा कर देना, और ऐसा करना 4 आलू भी ले आना, और देखो कुछ बिखेरना मत, मौका नहीं है। ओहो
अरे भाई, मैं सोचा करता था कि जब मेरे पास 4 पैसे होंगे मैं एक नौकर रख लूंगा और अपनी बीवी को बुढ़ापे में आराम पहुंचाऊंगा। पैसा भी हुआ, नौकर भी आए, लेकिन मेरी बीवी की दशा वैसी की वैसी ही रही। उसे गृहस्थी से छुट्टी ना मिली। कल रात तूफान ने अच्छी खासी बर्बादी की, इसे डिलीट भी कर दिया। तुम इसे लेकर क्यों परेशान हो रही हो? ना जाने सिर में कैसा विचित्र सा दर्द हो रहा है। आपके लिए दवाई ला दूं माँ? फूल भी नहीं रहे। कैसी अजीब सी बात है, सब कुछ एक साथ घट रहा है। इसी महीने शरद का जन्मदिन है, अनु आई और ये पेड़ गिरा, और अभी भंडार में गई तो कोने पर उसका बैग पड़ा अरे तुम था। ये सब बातें छोड़ो और बैठो, पहले बैठो तुम। अब मुझे एक बात बताओ कि अनु अब सुंदर हो गई है ना? वो सुंदर तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं, पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ आई क्यों है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छा ना लगा, पर फिर भी। अरे दरअसल मैंने सोचा था कि हम सब दोबारा मिलकर खुश होंगे, और खासकर मैं आपसे मिलना चाहता था। खाली उसकी थोड़ी सी नाक और मोटी हो गई है, पर फिर भी वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। वो अभी तक शरद का इंतजार कर रही है, उसने किसी के साथ आशनाई भी नहीं चाहिए। कमला, तुम भी कैसी बातें मैंने करती हो? बहुत दुनिया देखी है, कोई करता है किसी के लिए इतना इंतजार? अब तो तुम्हें भरोसा हो जाना चाहिए कि मैं पागल नहीं हूँ। वो अब तक कुंवारी बैठी है, आपने इसका ये अनुमान कैसे लगाया कि वो शरद का इंतजार कर रही है? और नहीं तो क्या। कुंवारी बैठे रहने के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं माँ। जैसे जैसे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अरे आपके लिए दवाई ला दूं? सिर दर्द नहीं कर रहा, पर न जाने कैसा कैसा लग रहा है। तुम अच्छे से नींद नहीं लेती ना, इसीलिए ऐसा होता है। कल रात बड़ी खराब गुजरी, ऐसी रात पहले कभी नहीं आई। क्या हुआ था माँ? कोई सपना देखा? सपने से भी बढ़कर शरद को देखा? कल रात में उसका सपना देख रही थी। और तुम्हें याद है जब वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था, कैसे छत से गुजरा करता था, जहाज में उसका चेहरा साफ दिखाई पड़ता था। ठीक वैसे ही कल रात मैंने उसे देखा, वो बादलों के उस पार था। मैं हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती थी, पर तभी अचानक वो गिरने लगा। माँ, माँ! अगर मैं उसे छू पाती तो बचा लेती, जरूर बचा लेती। और तभी मेरी आंख खुल गई और मैं यहाँ आ गई। गड़गड़ाहट तब भी सुनाई पड़ रही थी, और तभी मेरी आंखों के सामने ये पेड़ गिरा और मेरी नींद टूट गई। देखा, मैंने तुम सबसे कहा था कि उसकी याद में पेड़ लगाना अच्छी बात नहीं है, पर किसी ने सुना ही नहीं। सबको जल्दी पड़ी से उसका काम खत्म। माँ, पेड़ आंधी से गिरा है, अब खामा का परेशान हो रही है। देखो, इन बीती बातों को मत दोहराओ, इसका कोई लाभ नहीं है। ये बात तुम इस हफ्ते 30वीं बार कह चुकी हो। क्योंकि ऐसा करना जरूरी है, कोई भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। और हम लोग स्टेशन पर खड़े एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी आती ही नहीं। मुझे दवाई ला दो। अभी लाया। हम लोगों को इस घेरे को तोड़कर बाहर निकलना ही होगा। अरे और मैं तो कहता हूँ कि आज शाम हम बाहर चलते हैं और हम रात का खाना बाहर ही खाएंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्यों जमना। अरे भाई, नेकी और पूछ क्यों नहीं बेटा, मैं तैयार हूँ। मैं भी दवाई खाता हूँ। प्रदीप ने अनु को यहाँ क्यों बुलाया है? अरे तुम इसे लेकर क्यों परेशान हो रही हो? 3.5 साल से वो बम्बई में थी और आज अचानक। हाँ देखो, हो सकता है प्रदीप उससे मिलना चाहता हो। इतने लंबे समय से वो एक दूसरे के पड़ोस में रहे प्रदीप हैं। अनु से शादी नहीं कर सकता।
तुम्हें कैसे पता कि वो इस दिशा में सोच रहा है? वो इसी दिशा में सोच रहा है। अच्छा, मान लो वो सोच ही रहा हो तो? अनु प्रदीप से शादी नहीं कर सकती। अपने मन में वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। कमला, तुम क्या जानो उसके मन में क्या है? अगर उसके मन में कुछ और होता तो अभी तक कुंवारी क्यों है? दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? न जाने कितने लोगों ने उसके इस इंतजार करने का मजाक उड़ाया होगा, फिर भी वो अपने निश्चय से डिगी नहीं। कमला, तुम क्या जानो कि वो क्यों इंतजार कर रही है? अरे जिसलिए मैं करी उसलिए वो भी करी है। अरे देखो, हम फालतू बातें लेके बैठ गए। बाहर इस निकल घर में कोई भी उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। बाहर वाले करे तो करे, पर शरद का भाई या उसका पिता ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? बोलो, क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ऐसा बर्ताव करो कि जैसे वो लौटने वाला हो, तुम दोनों। और जब से प्रदीप ने अनु को बुलाया है तब से मैं देख रही हूँ तुम अच्छे से बात नहीं कर रहे मेरे से। मैं पहले ही बता रही हूँ कि इस घर में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं होने दूंगी, कह देती हूँ। पर तुम तो और अगर नहीं लौटने वाला तो अपनी जान दे दूंगी। ये पेड़ उसी रात क्यों गिरा जिस रात वो आई? जितना चाहे हंसो, पर इन बातों का कुछ मतलब बनता है। अनु उसके कमरे में सोने जाती है और उसकी निशानी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। देखो, इसे देखो। ओ, तुम शांत हो जाओ। तुम भी देखो, मेरी तरह विश्वास करो ना। हाँ, हाँ। अब उसे अकेले नहीं सहा जाता। तुम धीरज रखो। मेरी अभी पिछले ही हफ्ते एक आदमी लौट कर आया ना, वो शरद से भी पहले से लापता हाँ, था। मुझे अखबार में तुमने खुद पढ़ा था। हाँ, मैंने पढ़ा था, लेकिन तुम सबसे ऊपर खास करके तुम्हें तो विश्वास करना ही होगा। मैं ही क्यों बोलो? तुम विश्वास करना मत बंद करना। हाँ, लेकिन खासकर मैं ही क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है मैंने तुमसे? ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आओ चलो चलो। आओ अनु बेटी, आओ। हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। हाँ अनु, इस ताजी और ठंडी हवा में सांस लो। अरे ऐसी हवा तुम्हें बम्बई में ना नसीब होती होगी। कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। कहाँ से ली? पुणे से। हाँ, मेरी बात टालिए मत। और एक बात बताइए, अनु सचमुच सुंदर हो गई है ना? बस थोड़ी सी दुबली हो गई है। बसंत तो घटता बढ़ता रहता है। अरे हमारे पेट इतने बड़े हो गए हैं। बेटी, बड़े नहीं होंगे, 4 साल हो गए इन्हें। तुम्हारी माँ को बम्बई कैसा लगा? हमारा झूला क्यों उतार डाला? बेटी, उतारने ही दरअसल टूट गया है। 2 ही साल हुए हैं अभी। बेटी, टूट नहीं गया, तोड़ डाला गया। अच्छे खासे लोग खा पी कर जब उसमें धंसेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर ही नहीं, वक्त बेवक्त सभी लोग। आप भी। नमस्ते जी। अरे अनु, इनसे मिलो। यह है डॉक्टर गुप्ता। नमस्ते। प्रदीप अक्सर आपके बारे में लिखा करते हैं। इसकी बात का रत्ती भर भी विश्वास मत कीजिएगा अनु जी, इसे हर कोई अच्छा लगने लगता है। आप जानती है, मिलिट्री में इसे गुदी गुदी माता जी का अलग पुकार देते हैं। अरे डॉक्टर, तुम मेरे बेटे की खिंचाई मत करो। हाँ, मैं बोल देता हूँ तुम्हें। डॉक्टर साहब को उधर से आते देखकर बड़ा अजीब सा लगा। लगता है जैसे अभी भी कुछ भी ना बदला हो। माँ और बाबूजी अभी भी यहीं बैठे हैं। तुम और भैया अलजेब्रा कर रहे हैं। शरद मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है। सच, कितने प्यारे थे वो दिन। अब तो जैसे सब कुछ समाप्त ही हो गया। अनु जी, मुझे विश्वास है आप मुझसे वो मकान खाली करने को नहीं कहेंगी। अजीब बनर्जी का कॉल आया है। अरे तुमसे कितनी बार कहा है मैं वहाँ नहीं जाना अरे चाहता। फालतू की बातें करने का कोई लाभ नहीं। उनसे जल्दी से टाइम लो और निकल जाओ। अच्छा आया। अनु जी, आपसे थोड़ी देर के लिए मिल पाया हूँ, लेकिन जाते जाते आपको एक सलाह देके जाऊंगा। आपकी शादी हो जाए ना तो अपने पति की आमदनी की चिंता मत कीजिएगा, नहीं तो उसके कहने पे मुझे अब छुट्टी के दिन 25 रुपए फीस के लिए बनर्जी के पास जाना पड़ रहा है। अरे सुनते हो? अरे अनु, मिलते हैं हम। आज रात हम लोग बाहर खाना खाने चल रहे हैं ना। पहले किस तरह हम लोग साथ जाया करते थे, आप तीनों, हम लोग, शरद। तुम अभी भी शरद का इंतजार करती हो ना? देखा? क्या मतलब? कुछ नहीं बेटी, यही कि अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है। वाह, ये भी कोई बात हुई। मैं भला उसे कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, अच्छा तुमने अपने कपड़े सजा लिए? हाँ, पूरी अलमारी तो तुमने अपने कपड़ों से भर रखी है।
बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए जगह निकाल पाई हूँ। तुम भूल गई, वो तो शरद का कमरा है बेटी। मतलब वो सब कपड़े शरद के हैं? हाँ, तुमने पहचाने नहीं? नहीं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि आप उसके जूते तक पॉलिश किए हुए थे। हाँ बेटी। अनु, मैं तुमसे बातें करने के लिए ना जाने कितनी बेचैन रही हूँ। मुझसे कुछ कहो। क्या कहूँ? कुछ भी, कुछ अच्छी बातें। अरे अनु, माँ का मतलब है कि तुम किसी लड़के वगैरह की तलाश में हो या नहीं? प्रदीप, बेटी कोई मन लायक मिला या नहीं? तुम लोग क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? आइए, आप इनकी बातें छोड़िए। आइए हम लोग अपनी बातें करते हैं। आपको जो पूछना है पूछिए। तुम सब में सबसे समझदार अनु है। तुम्हारी माँ के क्या हाल चाल है? अभी भी अलग रहने की बात करती है क्या? नहीं, पहले से तो काफी शांत हो गई है और अब अलग रहने की बात भी नहीं करती। मुझे तो लगता है बाबूजी के जेल से छूटने के बाद वो लोग फिर साथ ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे सब के बावजूद भी तुम्हारे पिताजी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरी बला से उन लोगों की जो मर्जी आए वो करे। और तुम दूसरे लड़कों से मिलती जुलती हो? आप जानना चाहती हैं कि मैं शरद का इंतजार कर रही हूँ या नहीं? नहीं, मेरा देखिए, मतलब सच बात ये है कि मैंने अब उसका इंतजार करना छोड़ दिया है। सच? हाँ, अब आप ही सोचिए उससे क्या लाभ। देखो अनु, शरद से भी पहले से लापता लोग लौटे हैं। क्या माँ, आपके सिवा इस दुनिया में और कोई ना होगा जो इतने साल तुम इस बाद। बारे में निश्चित हो? हाँ, तो हुआ करो। हर माँ अपने खोए हुए बच्चे का इंतजार करती है। ये अखबारों में नहीं छपता। हाँ, अब तो एकदम ऐसी अनु, बात। तुम नहीं जानती, अपने मन के गहरे में तुम हमेशा उसका इंतजार करती रही हो। अच्छा, उसके मन में क्या है ये वो नहीं तुम जानती। इसकी बातें मत सुनो, इनकी राय से कुछ मत मानो, कुछ मत कहो। तुम अपने दिल की बात सुनो, केवल अपने दिल की। आपका दिल उसे जिंदा क्यों मानता है? क्योंकि उसे जिंदा होना ही है। पर क्यों? क्योंकि कुछ बातों का होना ही होता है। यदि कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। ठीक वैसे ही जैसे उस दिन पता चला था जब प्रदीप भयानक मोर्चे पर गया हुआ था। ये खबर ना रेडियो पर आई थी और ना ही अखबारों में छपी थी, पर फिर भी मुझे पता चल गया था। इनसे पूछो, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है। उस दिन करीब ये खत्म हो चुका था। अनु, तुम जानती हो कि मैं सही कह रही हूँ। मेरी बात और अनुराधा कैसी हो? ठीक हूँ ललित, तुम कैसे हो? बस किसी तरह चल रहा है। अरे भाई, ललित के हुक्म के बगैर तो ग्रह नक्षत्र निकलना ही भूल जाते हैं। क्यों ललित? और अनुराधा तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। अरे ललित, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? एकदम मजे में चल रही है। वैसे कल्याण कैसा है? सुना उसने वकालत पास कर ली। हाँ, अब तो बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, और तुम्हारे बाबूजी? ठीक है। अच्छा, मैं नीला से मिलने आऊंगी, कह देना। क्या जल्दी तुम्हारे पिताजी के रिहा होने की उम्मीद है? मुझे नहीं मालूम। सच भाई साहब, मुझे तो बहुत ही खराब लगता है। अरे ये भी कोई बात हुई भला? इतने दिनों तक आदमी को जेल में सड़ने देना। मैं तो कहता हूँ या तो उन्हें फांसी पे लटका दो या 7 महीने जेल में सड़ने के बाद रिहा कर दो। वैसे भी इसके पिताजी। अरे ललित, अरे तुम्हारा थैला फटा दिख रहा है। ठीक है। ठीक कैसे भाई, सारा सामान मिल जाएगा। चलो रात तक गणपति पूरी कर दूंगा भाभी जी। अरे चलो। और तुमसे फिर मुलाकात होगी अनुराधा। भाई तुम्हें भाभी बुला रही है, चलो। क्या लोगों ने आज भी बाबूजी के बारे में बात करना बंद नहीं किया है? बेटी, तुम चिंता मत करो, लोग सब भूल गए। मुझे सच सच बताइए, यदि मोहल्ले में लोग आज भी बाबूजी के बारे में बात करते हैं तो मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहूंगी। अनु, तुम परेशान मत हो। क्या लोग आज भी मुकदमे की चर्चा करते हैं? नहीं बेटी, अब मेरी बीवी के सिवाय उसकी कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए कि तुम 24 घंटों बच्चों के साथ पुलिस खेला करते हो। वो बात बेटी दरअसल यूं हुई कि जिस दिन मैं जेल से छूट कर आया ना, सारे मोहल्ले के बच्चे मेरे पीछे पड़ गए।
मुझे कहने लगे अंकल अंकल मैं जेल के किस्से सुनाऊं ना, तो बोलो मैं क्या करता। हाँ, क्या करते तुम? जब हम लोग यहाँ से गए थे तब सबकी जुबान पर एक ही बात थी, हत्यारा। याद है किस तरह मिसेस शर्मा गली में खड़ी होकर चिल्लाया करती थी। बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हत्यारा हत्यारा करने वाले सभी लोग हर रविवार को इसी घर में इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, जुआ खेलते हैं और हाँ हंसी खुशी मेरे ही पैसे लेके चले जाते हैं। तुम इसे भ्रम में क्यों रख रहे हो? देखो बेटी, अभी भी लोग तुम्हारे बाबूजी की चर्चा करते हैं। इनकी बात कुछ और थी, ये छूट गए, पर तुम्हारे बाबूजी अभी भी जेल काट रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर आओ। सच पूछो तो मैंने बेटी तुम ना इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलती है। बेटी जैसे मैंने किया ना वैसे तुम भी करना, तो देखना सब कुछ सही हो जाएगा। तुम जानती हो बेटी, जिस दिन मैं जेल से छूट कर आया मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी वही मोड़ पर खड़ी कर दी और शान से सीना ताने घर की ओर बढ़ा। रास्ते भर में बेटी, रास्ते भर में घरों की खिड़कियों में, बरामदों में लोग मक्खियों की तरह लगे हुए थे। सबको खबर थी कि मैं आ रहा हूं, मैं जिसकी फैक्ट्री से उसके पार्टनर ने रद्दी सिलेंडर सप्लाई कर दिए हैं और जिसकी वजह से 21 जहाज नीचे आ गिरे हैं। लेकिन बेटा मैंने किसी की परवाह थोड़ी नहीं की। हाई कोर्ट का फैसला मेरी जेब में था, सिर ऊंचा किए सबके बीच से निकल गया। इसका नतीजा जानती हो बेटी क्या हुआ? 1 साल के अंदर ही मेरा कारखाना फिर से चल पड़ा। इतना ही नहीं बेटी, अब शहर में सबसे बड़ा और नामी कारखाना मेरा ही है और लोग पहले से ज्यादा इज्जत देने लगे हैं मुझे। लेकिन बेटा तुम लोगों ने जो गलती की है वो ये है कि तुम लोग यहां से चले गए। देखो अब जब सीताराम जेल से छूट कर आएगा तो उसे समस्या होगी, लेकिन बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तो ये चाहता हूं कि वो जब भी जेल से छूट कर आए इसी मोहल्ले में बल्कि इसी घर में आए। अब वो लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? अरे लोगों का मुंह बंद करने का और कोई उपाय भी तो नहीं है। देखो लोग उसके साथ बातें करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, तभी तो उनकी धारणा बदलेगी। लाला जी, आपके मन में बाबूजी के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है। देखो बेटी, मैं जबरदस्ती किसी को सूली पे चढ़ाने में विश्वास नहीं करता। पर वो आपके पार्टनर थे, उन्होंने आपको कीचड़ में घसीटा है। हाँ मैं मानता हूँ जो उसने किया, मैं उससे खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन बेटा क्षमा तो करनी ही पड़ती है ना। और आप? बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जब भी उसे चिट्ठी लिखो मैं उन्हें देखना। चिट्ठी नहीं लिखती। अनु। हाँ, मैंने उन्हें कभी भी चिट्ठी नहीं लिखी, भैया ने भी नहीं। क्या तुम भी इसी तरह सोचते हो? इतने पायलटों की मौत के लिए वो जिम्मेदार है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रदीप। क्या कोई ऐसा कहता है बेटा? और कोई क्या कह सकता है? बाबूजी को जब पुलिस पकड़ कर ले गई थी, मैं बहुत रोई थी। हर मिलने वाले दिन उनसे मिलने जाती थी। इसी बीच शरद की खबर मिली, तब मुझे लगा इस तरह किसी पर रहम करना गलत है, पिता हो चाहे कोई और। जानबूझकर उन्होंने जो रद्दी सिलेंडर सप्लाई किए, आप कैसे कह सकते कि उन मरने वालों में शरद नहीं था? इसी बात का मुझे डर था। अनु, जब तक तुम यहाँ पर हो फिर कभी भी अपनी जुबान पे ये बात मत लाना, कह देती हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मुझे लगता था कि आप लोग बाबूजी से बहुत नाराज होंगे। तुम्हारे बाबूजी ने जो कुछ भी किया उसमें शरद का कोई संबंध नहीं था, कोई भी नहीं। पर हमें क्या फिर मालूम? कभी भी बस बहुत हुआ। मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। जमुना जी आप चाय पिएंगे? हाँ चलो आता हूँ। देखो बेटी मैं वो करा नहीं है, इस बात पर तर्क करना बेकार बात है। चलिए। देखो बेटा, लाला जी इस चर्चा से मैं ऊब गया हूँ, इसे खत्म कीजिए। तुम क्या चाहते हो कि वो हमेशा ऐसे ही सोचती रहे? बेटा तुम भी जानते हो कि वो सिलेंडर P40 प्लेन के नहीं थे और शरद अपना P40 प्लेन नहीं उड़ाता था। तो उन्हें कौन उड़ाता था? जानवर? दूसरों का मरना क्या कोई महत्व नहीं मैं रखता? मानता हूँ सीताराम ने गलती की है, लेकिन उसे हत्यारा तो मत बना। देखो तो बेचारी की हालत, तुम्हें कुछ अकल है या नहीं? बेटा जो कुछ भी उस दिन हुआ मैं तुम्हें सब ठीक ठीक बता दूं। ध्यान से सुनो तुम दोनों। लड़ाई का जमाना था, सिलेंडरों की
तरह मांग चल रही थी, जिसे पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब इसी में एक दिन कुछ सिलेंडरों में दरार आ गई, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी। मैं फैक्ट्री में था नहीं। सीताराम को डर था कि अगर मुझे ये खबर पता चलेगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ऊपर से मिलिट्री की ट्रक भी माल ले जाने के लिए खड़ी थी। उसने किसी तरह उन दरारों को भरा और माल भिजवा दिया। मैं मानता हूं सीताराम ने गलती की है। मैं उसकी जगह होता तो कहता कि भाई माल खराब हो गया है तो क्या हुआ, लेकिन खराब माल मत भेजो। लेकिन बेटा, तुम तो जानती हो वो कितने छोटे दिल का आदमी। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो मुझे ये सब कुछ कह पाती। और एक बात और बेटा, उसे पूरा यकीन था कि ये दरारें भर देने से सिलेंडर ठीक काम करेंगे। मैं मानता हूं सीताराम ने गलती की है प्रदीप, लेकिन तुम उसे हत्यारा नहीं कह सकते, समझे? अच्छा हो कि हम लोग ये सब भूल जाएं। तुम जानती हो बेटे, जिस रात शरद की खबर आई वो मेरी बगल वाली कोठरी में ही था। मुझे आज भी याद है वो आधी रात तक वो फूट के रोता रहा। उन्हें पूरी रात रोना चाहिए था। अनु, आप इसे खत्म करेंगे? बेकार क्यों चीख रहे हो? लाला जी तो सबको सुखी ही देखना चाहते हैं। हाँ बेटी, मैं तो सबको सुखी ही देखना चाहता हूँ। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच कोई गांठ ना बने। अरे अब अनु जैसी बेटी मेरे घर की बहू बन रही है, सब कुछ ठीक तो होना ही चाहिए ना, क्यों? जमुना जी, चाय बन गई, आकर पी लीजिए। हाँ आया। अच्छा बेटी, आता हूँ, वरना फिर चिल्लाने लगेगी। अनु, तुम्हें यहाँ आने का अफसोस तो नहीं? नहीं, अफसोस तो नहीं है, पर मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। क्यों? पहला कारण तो ये है कि माँ ने मुझे एक तरह से जाने का नोटिस दे दिया है। अरे वो तो ऐसे तुमने ही भी गौर नहीं किया ना? और फिर तुम मैं क्या? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुम कुछ बेचैन से हो। अरे दरअसल मैंने सोचा था कि तुमसे इत्मीनान से बात करूं, लेकिन ये दोनों तो माने बैठे हैं कि हमने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है। मैं जानती थी, कम से कम माँ तो ऐसा अवश्य ही मानती होंगी। तुमने कैसे जाना? उनकी दृष्टि से सोचा जाए तो मेरे यहाँ आने का और क्या कारण हो सकता है? मतलब तुम्हें जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, इसीलिए तो आई हूँ। तुमसे जरा कुछ बात करनी थी। समझ नहीं आ रहा था कि कब कहूँ, पर सोच रहा था कि सही मौका आएगा तो कह दूंगा। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कविताएं नहीं आती, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये बातें अजीब लग रही होगी ना, दरअसल मैं भी तुमसे ये बात यहाँ नहीं कहना चाहता था। अरे मैं चाहता था कि कोई नई जगह होती, वहां सिर्फ हम दोनों। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तो तुम्हें कब से स्वीकार किए हुए हूँ। मतलब तुम उसे बिल्कुल भूल चुकी हो।
हाँ, अब उस रूप में उसकी बात करने से क्या लाभ। करीब 2 साल पहले एक लड़के से मेरी शादी की बातचीत पक्की हो चली थी। फिर तुमने की क्यों नहीं? तभी तो तुमने पत्र लिखना जो शुरू कर दिया था। तुमको तभी आभास हो गया? हाँ, फिर कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। तुमने कितने दिनों तक कुछ कहा ही नहीं, और जब कहा भी तो ऐसा घुमा फिरा कर कि बस। अनु, मैं ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम इतने दिनों तक खामोश क्यों थे? मुझे लगता था क्या मैं ही तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ। अनु, अब हम लोग साथ रहेंगे। मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगा, हर एक खुशी। क्या हुआ कुछ नहीं। प्रदीप? तुम मुझे अपनी तरह प्यार करो, शरद के बड़े भाई की तरह नहीं, प्रदीप की तरह। चलो, गाड़ी लेकर यहाँ से कहीं दूर चलो। अरे मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अकेला होना चाहता हूँ। तुम क्या हुआ? तुम्हें माँ का डर है? नहीं। तो फिर तुम्हारी चिट्ठियों से भी ऐसा लगता था कि जैसे कहीं कोई गांठ है। अनु, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सब कुछ ऐसा उलझ गया है। अच्छा, तुम्हें याद है मैं एक बार लड़ाई पर विदेश गया था। हाँ, हाँ, वहां मैंने अपने साथियों को बोल दिया। कितनों को? सबको। ऐसी बातों को भूल पाना आसान नहीं होता। एक बार की बात, एक बार बहुत बारिश हो रही थी और मेरा एक साथी चुपके से मेरी जेब में अपना सूखा मोजा डाले, क्योंकि मेरा भीग गया था। ऐसी कई घटनाएं होती थी जो छोटी होती थी, लेकिन इस बात का सबूत होती थी कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जी रहे थे। एक दूसरे के लिए। और देखते देखते वो सब चले गए। यदि वो स्वार्थी होते तो भी जिंदा हो। तुम समझ रही हो? हाँ, वहां इतना सब कुछ हुआ। अरे इतना सब कुछ, लेकिन वहां के लोगों के लिए जैसे कुछ हुआ ही ना। इस बलिदान का कोई महत्व ही ना था। फिर जंग खत्म हो गई और मैं यहाँ आ गया। अरे यार, आते ही लाला जी के साथ काम में जुट गया। लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि कुछ गलत कर रहा हूं। अरे ये सब कारखाना, गाड़ी, मोटर, नौकर चाकर, दौलत शोहरत मुझे काटे हैं। आखिर मुझे इनका भोग करने का क्या अधिकार है? आदमी के दिल में आदमी के लिए जगह ही ना हो, और लड़ाई के वक्त नोच खसोट करते हुए ये पाया गया हो, तो इसकी क्या कीमत है? हाँ, इसकी क्या कीमत है? ये सब लूट का माल है। अरे इस पर मेरी लोगों का खून का धब्बा लगा है, और मुझे ऐसी कोई भी चीज स्वीकार नहीं, ऐसी कोई भी चीज स्वीकार नहीं है। प्रदीप, तुम्हें ये सब सोचना बंद करना होगा, समझे? ये सब वैभव तुम्हारा है, इसका भोग करने का अधिकार तुम्हें है। और पैसा, उसमें क्या बुराई है? लाला जी ने इतने जहाजों के लिए सिलेंडर बनवा कर दिए, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। आखिर जो इतना करे उसे बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। अनु, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसा अनु बेटा, तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। भैया का क्यों, कोई खास बात? पता नहीं बेटा, कमला बात कर रही है। जी हाँ बेटा, सब ठीक है।
माँ से अभी कुछ कहना चाहिए या नहीं? तुम चिंता मत करो। अरे रात के खाने के बाद मैं उनसे खुद बात करूंगा। अरे तुम लोग फिर खुसर खुसर करने लग पड़े। बेबी जल्दी जाओ, फोन का बिल बढ़ जाएगा। जी। बेबी, कल्याण इलाहाबाद से फोन कर रहा है। इलाहाबाद? अनु ने तुम्हें उसके इलाहाबाद होने की खबर बताई नहीं? नहीं, अरे मेरे हिसाब से उसे खुद भी नहीं मालूम होगा। देखो बेटा, मुझे ताज्जुब हो रहा है। इतने बरसों तक कल्याण अपने पिता से मिला तक ना था। अचानक वो नैनी जाता है, अनु यहाँ आती है। मैं जानता हूँ बेटा, ये मेरा पागलपन है, लेकिन बात मन में आए बिना नहीं रहती। कहीं अनु के मन में मेरे प्रति कोई बुरा ख्याल तो नहीं? अरे लाला जी, ना जाने आप क्या सोच रहे हैं। बेटा, तुम भी जानते हो कि सीताराम मुझे कोर्ट में आखिरी दिन तक मुझे दोषी ठहराता रहा। देखो, अनु भी उसी की बेटी है। कहीं उसे कुछ पता लगाने के लिए भेजा गया हो और कि... पता लगाने को है ही क्या? तुम गरम क्यों हो रहे हो? आखिर हुआ क्या है? बेटा, कहीं वो फिर से मुकदमा शुरू करके मुझे परेशान करना चाहते हो कि आप मैंने ज्यादा सोच रहे हैं। उन्होंने तुमसे कहा क्या? सो तो बताओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैठिए, आइए। और दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, ठीक है? बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, ठीक है? कल्याण क्या कह रहा है? वो कल रात से सीताराम के पास नैनी में है और जल्दी ही अनु से मिलना चाहता है। क्यों? मुझे क्या पता। वो एक वकील है। इतने सालों में उसने एक पोस्ट कार्ड तक नहीं डाला और आज अचानक वो बंबई से इलाहाबाद आता है। क्यों? मैं क्या जानूं क्यों? सीताराम को उससे ऐसा क्या कहना था कि वो बंबई से भागा भागा यहाँ आया? देखो कमला, मुझे इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है कि वो उसे क्या कहना चाहता है। देखो, कल्याण आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब सावधान रहना। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। ठीक है, फिर अच्छा माँ, अब आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, ठीक है? कोर्ट के अंतिम दिन तक सीताराम सारा इल्जाम इन्हीं पर डालता रहा। मुझे तो डर है कि कहीं वो लोग फिर से वही बात न उठा लें। पर माँ, आप कल्याण की बात को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? हाँ? उनका सारा परिवार हमसे नफरत करता है
हो सकता है अनु भी। माँ, नफरत बड़ी बुरी चीज होती है बेटा। नफरत के कारण लोग क्या कुछ नहीं कर डालते। पर माँ आप ये सब बातें सोच ही क्यों रही हैं? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। बेटा कल्याण आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम अनु को कल्याण के साथ विदा कर दे। हाँ कहा ना आपसे, मैं सब दे। अरे वाह तुम तैयार भी हो गई। चलिए भाभी कपड़े बदल दीजिए, ठीक है? अब आपकी तबीयत कुछ ठीक हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी? हम लोग जितना बीमार होते हैं उतना अधिक जीते हैं। तुम सुंदर लग रही हो। माँ से कह दो ना, मुझसे चोरी सही नहीं जाती। अरे पापा कहा तो था रात में कहूँगा। चलो अब मैं भी कपड़े बदल रहा हूँ, ठीक है? अरे अनु, डॉक्टर साहब इधर आए हैं क्या? वो स्टेशन तक भैया को लेने गए हैं। क्या? जब मैंने बाजार जाने को कहा कहते बहुत गर्मी है, अब स्टेशन जाने को झट तैयार हो गए। ये मर्द भी ना घर का काम करते तो इनकी जान निकलती है, और जब दूसरों का करना हो तो चारों हाथ पैसे दिया। अरे अनु, तेरे भाई शादी पक्की करने आ रहे हैं क्या? पता नहीं, शायद। भाई तुम हो किस्मत वाली, अच्छा खासा रोमांटिक काम करने जा रही हो, अपने मंगेतर के बड़े भाई से ब्याह। असल में मैं प्रदीप की हमेशा से इज्जत करती आई हूँ, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। हाँ फिर पैसे वाला भी जो है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत पड़ता है। अनु, मैं तुमसे एक अनुरोध करना चाहती थी, जब तुम अपनी घर गृहस्थी बसाओ तो यहाँ से कहीं दूर मकान लेना। क्यों? क्योंकि प्रदीप के संग साथ से डॉक्टर साहब बहुत बेचैन हो जाते हैं। सो कैसे? डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस अच्छी चलती है, पर प्रदीप हर समय उन्हें कहा करता है तुम्हें प्रैक्टिस छोड़ के रिसर्च करनी चाहिए। अब अगर पूछो प्रैक्टिस छोड़ के रिसर्च करने लगे तो हम रोटी कैसे खाएंगे? पर रिसर्च करना तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, तो प्रदीप खुद क्यों नहीं करता? मेरे आदमी के पीछे पड़ा रहता है, खुद तो अपने बाप के पैसे से खाता है। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती ना हो। सारा मोहल्ला जानता है तुम्हारे बाबूजी के साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो लोग यहाँ आते क्यों हैं? चाय नाश्ता करते हैं, ताश खेलते हैं। क्योंकि लाला जी की होशियारी के दांत देते हैं। अरे अरे प्रदीप भैया आओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और माँ की तबीयत कैसी है? हाँ थोड़ा सिर दर्द है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। अरे उन्हें तुम लोगों के बारे में पता है क्या? हाँ उन्हें कुछ आभास तो जरूर है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें वो जरूर पसंद करेगी, इतनी प्यारी जो हो। तुमने ये बात क्यों छुपाई कि लोग अभी भी मुकदमे की चर्चा करते हैं? जानते हो, ये लोग लाला जी को भी दोषी मानते हैं। तुम क्या समझती हो? अगर उन्होंने कुछ गलती की होती तो मैं उन्हें माफ करता। प्रदीप, मैंने बाबूजी की ओर से भी इसीलिए मुंह मोड़ लिया था। यदि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ अनु हुआ तुम तो समझने की कोशिश करो, लाला जी एकदम निर्दोष हैं। हाँ भूल से वो एक बार दोषी मान लिए गए थे, पर अब सब खत्म हो चुका है। भैया बाबूजी के यहाँ से आ रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम कोई चिंता मत करो अनु, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम साथ। अरे अरे भाई तुम लोग तैयार भी हो गए? कितना बजा? ओ अरे लाला जी हम तो कब से आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब आप भी कपड़े बदल दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी तैयार हो गया था। बेटी, मैंने सुना कल्याण आ रहा है। जी। अनु बेटा, मैं सोच रहा था कि वो अभी तक मुंबई में क्या कर रहा है। उसे बोलो यहाँ आ जाए, मेरी खूब जान पहचान है, जल्दी ही उसकी प्रैक्टिस चमक जाए। लाला जी, आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे समझो। मैं प्रदीप के बारे में सोचता हूँ, तुम दोनों के बारे में सोचता हूँ। देखो बेटी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। मैंने यदि जिंदगी में कुछ कमाया है तो इस बेटे को, यही मेरी उपलब्धि है। बेटी, अब सीताराम साल 2 साल में जेल से छूट कर आएगा तो तुम दोनों के पास ही तो, अपने बच्चों के पास ही तो। अनु बेटा,
मैं नहीं चाहता कि उसके आने से मेरे और प्रदीप के बीच कोई दीवार खड़ी हो। तुम लाला जी वैसा कुछ भी नहीं होगा। बेटी, अभी तुम बच्ची हो, मैंने दुनिया देखी। बाप बाप होता है और बेटी बेटी होती है। अनु बेटा, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम उसे एक बार जेल में जाके मिलो और उसे कहो कि मैं उसे आज भी अपने कारखाने में रखना चाहता हूँ। लाला जी, आपके लिए बाबूजी की खातिर कुछ करना जरूरी तो नहीं है। बेटा, जरूरी है कि उसे दुत्कारो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारे बाप है ना, इसीलिए। तो लाला जी आप उन्हें धुतकारिए ही, गले मत लगाइए। अरे मैं नहीं चाहता कारखाने में उनका कोई भी लेन देन हो, लोग आपको गलत समझ सकते हैं। हाँ, पर अनु उसके साथ ऐसी ज्यादती क्यों करती है? अरे इससे हमें आपको क्या है, पिता उसके हैं, यदि वो उनके बारे में प्रदीप, बाप बाप होता है, समझे? माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था। अच्छा बच्चे, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। क्या हुआ? और कल्याण कहाँ है? वो बाहर गाड़ी में है। मेरी सलाह मानो, उसे यहाँ मत बुलाओ। क्यों? भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सामने सब कांड ठीक नहीं होगा। अरे तुम क्या कहे जा रहे हो? वो अनु को ले जाने के लिए आया है। तुम एक काम करो, तुम उसे गाड़ी में कहीं दूर ले जाओ और वहीं जाके बात कर लो। भैया से मैं बात करती हूँ। अरे लेकिन भैया, आप कैसे हो? सफर कैसा रहा आपका? हाँ कल्याण, तुम बाहर ही क्यों रह गए थे? आओ ना। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं। हाँ, उनके थोड़ा सिर में दर्द है। अच्छा तुम उनसे मिलोगे नहीं? जानते हो वो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही हैं। अब भैया, कितनी गंदी कमीज पहन रखी है, दूसरी साथ है या नहीं? अरे तुम आ गए, कहाँ चले जाते हो? मुंह उठा के हो। अरे कल्याण, इनसे मिलो, ये है डॉक्टर साहब की दीदी। अरे शांति भाभी। नमस्कार। आप लोग ही हमारे मकान में रहते हैं ना? हाँ हाँ, जाते वक्त उधर जरूर आइएगा। आपके मकान में जो जो बदलाव किए सो तो देख जाइएगा। मुझे पहले जैसा ही पसंद था। कल्याण बाबू बात एकदम खरी करते हैं। अच्छा तुम चलो और एक कप चाय पिलाओ। अच्छा जी, हम फिर मिलते हैं। अरे रुको, बात तो करने दो। अरे रुको, बात चलो, तो करने दो। अरे रुको। अच्छा कल्याण, बेल का शरबत पियोगे? जानते हो माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। उन्हें अभी तक याद है? अरे भाई, याद क्यों नहीं होगा, वो भी जानती है तुम्हें शरबत कितना पसंद है। आओ बैठो। सचमुच सब कुछ कितना अजीब है ना। मैं यहाँ फिर लौट आया। क्या हुआ कल्याण, तुम कुछ परेशान लगते हो? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम अब बहुत बड़े आदमी हो गए हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई तुम अपना बताओ ना, तुम्हारी क्या खबर है और वकालत कैसी चल रही है? पता नहीं, जब पढ़ता था तब लगता था कानूनी सब कुछ है, लेकिन अब लगता है वो कुछ भी नहीं। ये पेड़ काफी घने हो गए हैं। अरे ये क्या? अच्छा ये कल रात तूफान में गिर गया, जानते हो? इसे हमने शरत की याद में लगाया। क्यों? उसे भूल जाने का डर था। इस व्यंग का क्या मतलब भैया, कल्याण? ये कोट कहाँ से आया? बाबूजी का है, उन्होंने दिया है। अब से बराबर पहना करूंगा। वो कैसे है? पहले से छोटे हो गए हैं। छोटे? हाँ, छोटे। अच्छा हुआ मैं आज आकर उनसे मिलाया। कौन जाने साल 2 साल बीते और चले ना चले। क्या हुआ कल्याण, कोई खास परेशानी? परेशानी यही कि एक बार किसी को दूध पीता बच्चा बनाना चाहो तो बना लो, और दोबारा वही नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? अनु, तुमने शादी नहीं की है ना? भैया पहले बैठो तो सही। तुमने शादी कर ली है या नहीं? नहीं। तुम इससे शादी नहीं कर रही हो। पर क्यों? क्योंकि इसके पिता ने हमारे सुखी परिवार को बर्बाद किया है। अनु, कल्याण तुम। प्रदीप, हमारे बहस करने से कोई लाभ नहीं। तुम इसे मेरे साथ घर लौट चलने को कह दो। क्यों? तुम्हारे कह देने भर से ही सब कुछ हो जाएगा? हाँ, इस तरह बदतमीजी से बात करने का कोई मतलब है कल्याण? तुम मुझे तमीज मत सिखाओ। ओहो, आखिर हुआ क्या है? जब मैं बंबई से चली थी तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारे चले जाने के बाद सब कुछ उलट पुलट गया है।
जब से तुम गई मुझे किसी भी तरह चैन नहीं मिला। मुझे लगा बाबूजी को तुम्हारी शादी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। उनसे कहना कितना मुश्किल था। वे तुमसे कितना प्यार करते हैं अनु। अनु, हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है जो इतने बरसों तक उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तुम नहीं जानते उनके साथ क्या क्या किया गया। उन्होंने कितना कुछ भोगा है। मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। यदि जानती तो यहां ना होती। उसी दिन का किस्सा बाबूजी ने मुझे खुद अपनी ज़बानी सुनाया। उन्होंने बार बार टेलीफोन करके जमुना प्रसाद जी को कारखाने बुलाया। सिलेंडर में दरार पड़ गई है, खुद देख लो, समझ लो, फिर ही माल सप्लाई किया जाए। पर सुबह से शाम हो गई, उनके दर्शन ही नहीं हुए। और शाम को टेलीफोन पर ही कहा कि किसी भी तरह दरार भरकर माल लदवा दो। तुम्हारी बात पूरी हो गई कल्याण? नहीं। और भी आई क्यों नहीं? क्योंकि अचानक उन्हें निमोनिया हो गया। अचानक उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ली, लेकिन टेलीफोन पर ही। और टेलीफोन पर ही बात को मुकर जाना कितना आसान होता है, वही किया गया। अब तुम बताओ, अब तुम क्या करोगी? इसका दिया खाओगी, इसकी बीवी बनोगी? बोलो अनु, अब तुम क्या करोगी? कल्याण, मेरे घर में तुम इस तरह की बातें किए जा रहे हो। भैया कोर्ट में। कोर्ट तुम्हारे पिताजी को नहीं जानता था, पर तुम तो जानती हो। तुम ये अच्छी तरह जानती हो सब कुछ जमुना प्रसाद जी का किया जा रहा है। धीरे बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अनु, इसे बाहर जाने को कहो। इसे बाहर भेज दो तुम। भैया मैं सब कुछ जानती हूँ। बाबूजी कोर्ट में ये सब कुछ कह चुके हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी बात से पलट जाया करते थे। प्रदीप, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी आंखों में देखकर जवाब देना। क्या तुम अपने पिताजी को जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। क्या वे ऐसे मालिक हैं उनकी जानकारी के बिना उनके कारखाने में से 21 रद्दी सिलेंडर चले जाए और उन्हें खबर तक ना हो? हाँ, वो ऐसे ही मालिक है। वही आदमी जिन्हें दुकान छोड़ने से पहले यहाँ तक मालूम होता था कि हर लाइट बुझा दी गई है या नहीं? हाँ, वही आदमी। वही आदमी जिसे यहाँ तक मालूम होता था कि एक दिन में एक मजदूर ने कितने मिनट बीड़ी पीने में लगाए हैं। हाँ हाँ, वही आदमी। और मेरे पिताजी जिन्होंने आज तक एक कमीज किसी की राय की नहीं खरीदी, वो इतना बड़ा काम कि वे अपनी जिम्मेदारी पर कर सके। हाँ, अपनी जिम्मेदारी पर। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बुज़दिल हैं। इसलिए उस दिन जिम्मेदारी निभाने का मौका आया तो उन्होंने सारा दोष किसी और के सिर डाल दिया। हो प्रदीप, तुम जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो। भैया इस तरह बातें मत करो। कल्याण, अब तक तो तुम कोर्ट के फैसले पर यकीन करते आए हो। आज तुम्हें क्या हो गया? आज मेरे विश्वास को गहरी चोट पहुंची। आज तक मैं कोर्ट के फैसले पर इसलिए यकीन करता आया क्योंकि तुम लोग करते थे, पर आज मैं बाबूजी की ज़बानी सब कुछ सच सुन के आया। वो सच्चाई कुछ और ही है। उनके मुंह से जो भी सुनेगा वो यकीन करेगा। तुम्हारे पिताजी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, पर वैसे नहीं छीन सकते। अनु, तुम जाओ अपना सामान बांध लो। इस घर की हर एक चीज खून से रंगी है। अनु, क्या तुम्हें इसकी बात पर यकीन है? ये सब सच नहीं है ना? वो तुमसे क्या ही कहेगा अनु? जमुना प्रसाद उसके पिता है। आंखें खोलो अनु, समझने की कोशिश करो। प्रदीप, तुम मुझे अपने पिताजी से बात करने दो। 10 मिनट में तुम्हें सही उत्तर मिल जाएगा। सही उत्तर मुझे मालूम है। देखो, माँ की तबीयत ठीक नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ कोई झंझट खड़ा करो। माँ आती है। भैया माँ से शादी की चर्चा मत करना, उन्हें भी कुछ भी नहीं मालूम है। कल्याण, बेटा कल्याण तुम ही हो ना? नमस्ते माँ। कितने बदल गए हो तुम तो कहती थी कल्याण एकदम ठीक है। मुझे तो तुम्हारी ओर देखा भी नहीं जा रहा। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं देती? इन्हें भूख ही नहीं लगती। तुम बैठो, मैं अभी पकौड़ियाँ बना लाती हूँ। नहीं माँ, सचमुच मुझे भूख नहीं है। हे भगवान, तुम सबको ना जाने क्या हो गया है। तुम लोगों की खातिर हम लोगों ने ये सब किया और तुम लोगों की ये दशा। आप अभी भी पहले जैसी हैं, बिल्कुल नहीं बदली। हम में से कोई नहीं बदला है कल्याण।
हम सभी तुम्हें पहले की तरह चाहते हैं। तुमने कल्याण को शरबत दिया? पूछा तो था। पूछा तो था, अरे दे क्यों नहीं दिया? आओ बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाया है। बैठो। माँ, इसका स्वाद आज भी पहले जैसा ही है। मैं अभी पकौड़ियाँ बना लाती चलिए मैं आपकी सहायता करती हूँ। अनु, 8:30 बजे गाड़ी छूटती है। तुम जा रही हो? नहीं माँ, अनु नहीं। नहीं, यदि ये लोग जा अरे रहे नहीं, जरा एक मिनट, प्रदीप। देखो कल्याण, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आऊंगा, और अगर रुक ही रहे हो तो आगे और कोई तर्क नहीं। कल्याण हम लोगों से तरक क्यों करेगा? हम लोगों में तरक करने के लिए है ही क्या है? हम सभी एक ही तीर के तो शिकार हुए हैं। बेटा, तुमने देखा शरद के पेड़ का क्या हाल हो गया है? कल रात में उसका सपना देख रही थी और कभी खैर छोड़ो, अब मैं तुम दोनों को अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगी। लाला जी कह रहे थे कि तुम यहीं पर आ जाओ, फिर खूब अच्छी सी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लाला जी मुझे यहाँ आने को कह रहे थे। हाँ, उन्होंने तुमसे कहने को कहा था। क्यों ना कहेंगे, हम तुम्हें अपना ही तो मानते हैं। और देखो बेटा, फालतू की बातें छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ। बेटा, तुम सरला को जानते हो ना, उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। क्या माँ भी किसका नाम ले बैठी? वो बातूनी सरला। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अरे फिर क्या हुआ, जरा ज्यादा बोलती है। इसी बहाने कल्याण का भी दिल लगा रहेगा। क्यों कल्याण? लो कल्याण, तुम्हारा तो सचमुच कल्याण हो समझो। अरे चलो भाई, मैं तैयार हो गया। अरे कल्याण बेटा, तुम आ गए? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, और मजे में हो? जी हाँ। बेटा, आज हम सभी बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तुम चल रहे हो ना हमारे साथ? नहीं, मुझे जल्दी लौट जाना है। मैं टैक्सी बुलवा देती हूँ। अरे ये तो बहुत बुरी बात है बेटा कि तुम अभी जा रहे हो। रास्ते में आते हुए आपका कारखाना देखा, खूब बड़ा हो गया है। खूब तो क्या बेटा, बस ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है। अच्छा बेटा, तुम सीताराम से मिलने गए थे? जी हाँ, आज सुबह। अब क्या क्या बनाते हैं लाला जी? हम बेटा यही पंखे हो गए, प्रेशर कुकर हो गया, और भी रसोई घर का बहुत सा सामान। अच्छा, सीताराम अब कैसा है? ठीक है? नहीं। क्यों, उसे आज भी दिल का दौरा पड़ता है? दिल का दौरा नहीं, इस बार उनकी आत्मा कष्ट पा रही है। अरे कल्याण, तुम वहाँ पड़ोस में अपना पुराना घर देखने नहीं चल रहे हो क्या? नहीं, मुझे लाला जी से बातें करनी है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, इतने सालों के बाद मिले हैं, बातें तो करनी ही हुई ना। देखो ना बेटा, कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बड़े आदमी भूल करे तो उन्हें एम्बेसडर बना दिया जाता है, और छोटा आदमी भूल करे तो उसे ऐसी सजा दी जाती है। अच्छा बेटा, तुम सीताराम से मिलने गए और हमें खबर तक नहीं दी। मैं नहीं जानता था आपको में कोई खास दिलचस्पी है। बेटा, मुझे दिलचस्पी है। देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। मेरे यहाँ आज भी उसके लिए बहुत जगह है। आप नहीं जानते, वो आपके कारनामों से घृणा करते हैं। लड़ाई में पैसा बनाने वाले हर व्यक्ति को वे गोली मार देना चाहते हैं। मुझे अफसोस है बेटा, मुझे अफसोस है कि वो आज भी वैसा ही। उसने अपनी गलती स्वीकारना कभी सीखा ही नहीं। ये तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो। मैं याद है बेटा, एक बार जब फैक्ट्री में जलता हुआ हीटर छोड़ दिया गया था, किसी भी तरीके से अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हुआ। उसका सम्मान रखने की खातिर मुझे मुनीम जी को नौकरी से हटाना पड़ा। पर वो तो बहुत। इतना ही नहीं बेटा, जब उस बार ललित को कितनी गालियां दी, क्यों? क्योंकि उसने गलत कंपनी के शेयर खरीदवा दिए थे। याद है ना तुम्हें? जी हाँ। अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें सब याद है। तब ये भी मत भूलो कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को गोली मारना बेहतर समझते हैं। टैक्सी आ रही है। जाने की इतनी जल्दी क्या है? रात 12 बजे वाली ट्रेन से चले जाना।
हाँ, कमला बिल्कुल सही कह रही है। तुम आज कहीं नहीं जा रहे, समझे? कोई बहाना नहीं चलेगा ना। चलो ना भैया, खूब मजा आएगा। हाँ कल्याण हमारे साथ रात में खाने में चलो। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है। ये बिना फायदे की बात बेटा। लाला जी और कौन कौन चल रहा है हमारे साथ? सरला का ले चलूं क्या? यार बुरा नहीं है, मैं अभी इसकी माँ को फोन करती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अच्छा कल्याण तुम हाथ मत धो, मैं तुम्हें अपनी कमीज निकाल देता हूँ। बेटा वो नीली वाली देना, खूब अच्छी लगेगी कल्याण पर। इस घर में आज भी कितना अपनापन है, लगता है जैसे कुछ बदला ही ना हो। आप अभी भी पहले जैसी हैं और लाला जी पर भी उम्र का कोई असर नहीं दिखता। अरे बेटा, मैं तुम सब लोगों से तगड़ा हूँ, किसी बीमारी को पास नहीं भटकने देता। पिछले 15 वर्षों से इन्हें कभी सर्दी तक नहीं हुई। अरे भूल गई निमोनिया को? हाँ? जब लड़ाई के पास मुझे निमोनिया हाँ हुआ। हाँ याद आया, मेरा मतलब उस निमोनिया को छोड़कर। उस दिन बेटा इनकी तबीयत इतनी खराब थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, कारखाना जाना चाह रहे थे, और बेटा मैंने ही मना कर दिया। पर आपने ये क्यों कहा कि नहीं कभी? मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। अगर मैं उस वक्त फैक्ट्री जा पाता तो मैं जरूर जाता, और सीताराम को कभी भी ऐसा ना करने दे। पर आपने ये क्यों कहा कि इन्हें कभी सर्दी तक नहीं हुई? मैंने कहा ना कि ये एक बार बीमार पड़े थे। अनु तुमने सुना? अब क्या हर बीमारी आदमी को याद रहती? अरे निमोनिया याद रहता है, खासकर वो उस दिन हुआ हो जिस दिन आपका पार्टनर इतनी बड़ी भूल कर बैठा हो। उस दिन क्या हुआ था लाला जी? भाभी जी, ये लीजिए, शरद की जन्मपत्री पूरी हो गई। आपको पता है 25 नवंबर का दिन शरद के लिए शुभ दिन था। सच? देखा, मैंने कहा था ना। कल्याण बेटा, तुम इसको जानते हो, ये है ललित कुमार। प्रदीप, तुमने सुना कि 25 नवंबर शरद के लिए शुभ था? बकवास। अरे बकवास क्यों? ग्रह नक्षत्र लोगों के जीवन के बहुत सारे सत्यों का उद्घाटन करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा शरद लौट कर आएगा। अब और भी कुछ बाकी है अनु, तुम्हें चले जाने के लिए कह दिया गया है। ललित, जरा ड्राइवर को रोक कर रखना। ठीक है भाभी जी। अनु, मैंने तुम्हारा सारा सामान रख दिया है, क्या? बस सूटकेस बंद करना बाकी है। मुझे यहाँ प्रदीप ने बुलाया है, और इनके कहे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुनिया कल्याण, और तुम जा सकते हो। बेटा, यदि कल्याण को ऐसा बस लगता है- बहुत हुआ। जब तक मैं यहाँ हूँ उस मुकदमे की या शरद की कोई भी बात सुनने को राजी नहीं। कल्याण तुम जा सकते हो। अनु, मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। भैया, तुम चले जाओ। भैया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भैया जरा सोचो तो। भैया सुनो। आपने अनु का सामान क्यों बटोरा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आपने अनु का सामान क्यों बटोरा? वो इस परिवार की नहीं है। तो फिर मैं भी इस परिवार का नहीं हूँ। वो शरद के मंगेतर है। मैं शरद का भाई हूँ और वो मर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कब का हो चुका है कमला? तुम तो चुप रहो, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। पिछले 30 सालों से तुम पागलों की तरह शरद शरद उस शरद। और एक शब्द भी नहीं। वो लौटेगा, और मुझे पूरा यकीन है हम सबको उसके लिए इंतजार करना होगा। मैं उसका और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। प्रदीप बेटा, मैंने कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा है, और मैं इस बार कह रही हूँ, मैं शरद को नहीं भूल सकती, और तुम भी वैसा नहीं कर सकते। पर मैं उसे भूल चुका हूँ माँ, बहुत पहले। तो अपने पिता को भी भूल जाओ, इन्हें भी छोड़ दो। तुम्हारा भाई जिंदा है बेटा, यदि वो मरा होता तो उसकी
उसकी मौत तुम्हारे पिता के हाथों हुई होती। समझ रहे हो ना? जब तक तुम्हारे पिता जिंदा है तब तक तुम्हारा भाई भी जिंदा है। भगवान बाप के हाथों बेटे की मौत नहीं होने देते। समझ रहे हो ना? तुम्हारा भाई जिंदा है बेटा, और वो जरूर लौटेगा। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर लौटेगा। तो वो सब आपने किया था मैडम? बेटा तुम जानते हो वो सिलेंडर P40 प्लेन के थे और शरद अपना P40 प्लेन नहीं चलाता था। पर दूसरे तो चलाते थे ना। कमला पागल हो गई है इसकी बातों में। लाला जी वो सब आपने किया था। बेटा तुम जानते हो वो अरे आप ऐसा कैसे कर सके लाला जी, कैसे? बेटा तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या कहे जा रहे हो तुम? क्या हो गया है प्रदीप? तुम ऐसे आपने 21 लड़कों को मार डाला। मैंने मार डाला? हाँ, आपने। अरे आपने सबकी हत्या की। बेटा मैं कैसे किसी की हत्या कर सकता हूँ? तुम क्या कहे जा रहे हो बेटा? मैंने हत्या की? तो फिर बताइए उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ सच सच जानना है, आप बताइए। बेटा तुम जानते हो वो सिलेंडर P40 लाला जी उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ सच सच जानना है। उस दिन सिलेंडर ठीक नहीं बने थे, आपने फिर भी उन्हें भेजा। लाला जी इसमें बहुत सा काम करना पड़ता है प्रदीप। अगर उस दिन मैं अपना माल सप्लाई ना करता तो मेरा ठेका कैंसिल कर दिया जाता। और 40 वर्षों के घोर परिश्रम के बाद मैंने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी कमाया है, सब 5 मिनट में खत्म हो जाता। और मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था? लेकिन बेटा मेरा यकीन मानो, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो रद्दी सिलेंडर जहाज में लगा दिए जाएंगे। मैंने माना था कि उनको उनके दोष का पता चल जाएगा और वो उन्हें रद्द कर देंगे। तो आपने उन्हें भेजा ही क्यों था? बेटा प्रदीप उस समय भेजना जरूरी था। मुझे लगा था कि 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी शिकायत आ जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते तक जब कोई खबर ना आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके कह दूंगा। कहा क्यों नहीं? बात हाथ से निकल चुकी थी बेटा। वो सिलेंडर जहाज में लगा दिए गए थे। देखते ही देखते 21 जहाज नीचे आ गए थे। अखबारों में खबरें छप चुकी थी और हमारे हाथों में हथकड़ियां लग चुकी थी। लेकिन बेटा प्रदीप मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। देखो मैं 61 बरस का हो चुका हूँ। मेरे लिए इससे बेहतर और कोई मौका ना था। इसका मतलब आप जानते थे कि वो सिलेंडर एकदम रद्दी है। बेटा एकदम नहीं। आप उन लोगों को इस्तेमाल करने से रोकने जा रहे थे। हाँ पर इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये कि आप जानते थे कि उन सिलेंडरों के दम पर जहाज ऊपर नहीं टिक पाएगा। बेटा मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए किया? आपने सब कुछ मेरे लिए किया? अरे मैं हर दिन मौत से लड़ रहा था और आप उन लड़कों को मौत की घाट उतार रहे थे, वो भी मेरे लिए। नहीं आपके लिए क्या देश कुछ भी नहीं? नहीं देश के लोग क्या कुछ भी नहीं है? आपने सब कुछ अपने बिजनेस के लिए किया, अरे खुद के फायदे के लिए किया और कहते हैं मेरे लिए किया। अरे जी मैं क्या करूं आपका? मैं जी करता है आपकी जबान। क्या करूं आपका? क्या करूं लाला जी, मैं क्या करूं आपका? बेटा प्रदीप मेरी बात सुनो बेटा। तुम मेरी बात
अब तक ऐसे बैठी रहेंगी? जाइए सो जाइए। मैं प्रदीप का इंतजार कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। पर 12 बज चुके हैं। मुझे नींद नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए, प्रदीप आ जाएगा। मैं सोचती थी कि मन के गहरे में कहीं प्रदीप सब कुछ जानता होगा, पर उसे इतना बड़ा सदमा पहुंचेगा ये नहीं जानती थी। प्रदीप के लिए इस सच को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। आप और मैं कर सकते हैं, पर वो नहीं। झूठ बोलने और उसे बर्दाश्त करने के लिए एक अलग सी मानसिकता की जरूरत होती है। क्या मतलब? वो लौटेगा नहीं? नहीं नहीं, वो आएगा, जरूर आएगा। हम सब लौट आते हैं। ऐसी निजी हलचलें सदा भर जाती हैं। आदमी को समझौता करना ही पड़ता है। ललित ठीक ही कहता है। हम सबका कोई ना कोई सितारा होता है, अपनी ईमानदारी का सितारा। हम अपनी सारी जिंदगी उस सितारे को पकड़ने में लगा देते हैं, पर यदि एक बार अगर वो छूट गया तो उसे फिर नहीं पाया जा सकता। मैं समझता हूँ प्रदीप पार्क में बैठा होगा। मैं एक बार फिर देखता रहता हूँ। आप तब तक भाभी जी को सोने के लिए कहिए। डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? उसे सब मालूम है। कैसे? उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था। देखो, अब बच निकलना मुश्किल है। इस बार तुम उसे कुछ मुझे क्या पता? उसे कुछ मालूम तो नहीं है ना? मुझे क्या पता उसे क्या मालूम है क्या नहीं। देखो मैं तुम जिंदा रहना चाहते हो ना? हाँ, मैं उससे बात करके देखो, पूछूं उससे। उसने प्रदीप को जाते हुए देखा था। ना मालूम होने वाली क्या बात है, सब तो साफ है। मैं पूछूं उससे, देखो। मुझसे मत पूछो। तो किससे पूछूं? देखो, मुझे लगता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। फिर मुझसे मत पूछो। पूछ रहा हूँ और पूछूंगा। मैं समझता था मेरा घर परिवार है, सब कहाँ गया? सब यही है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझ में और सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। इधर कोई मुसीबत आई नहीं, तुमने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती। देखो, जब वो लौट कर आए तो उसे अपने पास बिठाकर सब कुछ कह देना। तुम्हारा उसके सामने अपनी गलती मंजूर करना बहुत जरूरी है। यदि तुम उसे कहते हो कि तुम अपनी गलती की कीमत चुकाने को राजी हो। मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? कैसे? यही कि तुम जेल जाने को राजी हो। मैं जेल जाने? तुम्हें जाना थोड़ी ना होगा, वो तुम्हें कहाँ जाने देगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम उसे कहो कि तुम अपनी गलती की कीमत चुकाने को राजी हो। शायद वो तुम्हें माफ कर दे। वो मुझे माफ करेगा? किस बात के लिए? सो तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो कमला, मेरी समझ में ये नहीं, तुम धन दौलत चाहती थी, मैंने कमाया, फिर मुझे किस बात के लिए माफ किया जाएगा? बोल, तुम नहीं चाहती थी? मैं इस तरह से नहीं चाहती। तो मैं किस तरह से चाहती थी? मैं भी इस तरह से नहीं चाहता था, पर चाहने से ही क्या फर्क पड़ता है? मैंने ही तुम दोनों को सिर पर चढ़ा रखा है। उसे भी अपनी तरह 10 साल की उम्र में बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए भेज देता ना, तो उसे पता चलता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इस दुनिया को कैसे झेला जाता है। माफ करिएगा, मुझे क्या, मैं तो 1 रुपये रोज में गुजर कर सकता था। तुम ही लोगों के लिए मैंने हम लोगों के लिए करने से अपराध कम नहीं हो जाता। करना होगा। उसके लिए परिवार से भी बड़ी कोई चीज है। कमला, परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। पर उसके लिए है। देखो कमला, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए मैं उसे माफ ना कर सकूं, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूं। देखो, मैं ये कह रही हूँ कमला, परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता, समझी? और तुम उसे यही कहने जा रही हो। और यदि दुनिया में इससे भी बढ़कर कुछ है तो मैं अपने आप को गोली मार लूं। वो तुम्हें बहुत चाहता था, तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। तुमने उसका दिल तोड़ दिया है। शरद होता तो वो कभी ऐसा ना करे। उसे पता था दुनिया कैसे चलती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं।
इसकी तरह सिरफिरा नहीं था वो। इसका तो रवैया ही दुनिया से अलग है। शरद, मेरा बेटा। कमला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं? जाइए, सो जाइए। उनके आने पर मैं आपको खबर कर दूंगी। बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? लाला जी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगी। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं लाला जी को लेकर कुछ नहीं कहूंगी, पर आप लोगों को मेरे लिए कुछ करना होगा। आपने प्रदीप को अपनी ही नजरों में दोषी बना दिया। आपको उससे कहना होगा कि शरद अब नहीं रहा, और आप ये जानती हैं। मेरी बात समझ रही है ना? मैं यहाँ से अकेली नहीं लौटूंगी। मैं आपको वादा करती हूँ कि तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बस। कमला, अनु ठीक कह रही है, तुम उसे कह दो। मैं जानती हूँ मैं आप लोगों से कितनी बड़ी चीज मांग रही हूँ। आपके 2 बेटे थे, पर अब एक ही है। अनु बेटी, यदि शरद सचमुच नहीं रहा तो मेरे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदीप अपने आप जान जाएगा। जिस दिन तुम्हारी और प्रदीप की शादी होगी, उस दिन उसका दिल मर जाएगा। क्योंकि सच्चाई तुम भी जानती हो और वो भी। अपने अंतिम दिन तक वो भाई का इंतजार करेगा। नहीं, अनु, तुम्हारी प्रदीप से शादी नहीं हो सकती। तुम कल सुबह वापस जा रही हो, समझी? शरद अब मर चुका है माँ। 25 नवंबर को उसकी मौत हो चुकी है। मैं जानती हूँ उसकी मौत हवाई जहाज की गड़बड़ी के कारण नहीं हुई, पर वो मर चुका है। तो वो कैसे मरा? बताओ, मुझसे झूठ मत बोलो। बताओ फिर वो कैसे मरा? आप जानती हैं मैं उसे कितना प्यार करती थी। उसकी मौत के बारे में निश्चिंत हुए बिना क्या मैं किसी दूसरे की ओर आंख भी उठा पाती? तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें कुछ अकल भी है अनु? लाला जी, आप भीतर जाइए। क्यों? मुझे माँ से कुछ बात करनी है, आप जाइए। ठीक है बेटा, प्रदीप आए तो मुझे खबर करना। बैठ जाइए। विश्वास मानिए, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लाला जी वे यहाँ केवल शादी के इरादे से आई थी। मैं इसे केवल इसलिए लाई थी कि यदि आप शरद के बारे में किसी भी तरह मानने को राजी ना हुई तो मैं इसकी सहायता दूंगी। ये क्या है? इसे शरद ने मुझे अपनी मौत के अंतिम घड़ी के जरा देर पहले लिखा था। मैं आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। मैं इतना अकेला महसूस करती हूँ, इतना अकेला। माँ, अपने आप को संभालिए। नहीं, विश्वास मानिए, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। माँ, अपने आप को संभालिए। ये सच नहीं, ये सच नहीं है। ये ऐसा नहीं। तुम कहाँ चले गए थे? बोलो, कहाँ गए थे? ऐसे ही गाड़ी में बाहर चक्कर काट रहा था। सोचा था अब तक तुम चली गई होगी। मैं कहाँ चली गई होती? लाला जी कहाँ हैं? भीतर। अच्छा, तुम बैठो। मैं जो कहना चाहता हूँ कह ही डालूंगी। माँ, मैं जा रहा हूँ। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे कोई नौकरी मिल ही जाएगी। अनु, मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ क्या सोच रही होगी। सब सच। इस घर ने मुझे भी एकदम कायर बना दिया। और ये बात
ये बात यदि मैं उस दिन जान गया होता जिस दिन मैं जंग से वापस लौटा था, तो स्थिति कुछ और होती। अरे लाला जी जेल में होते, मैं खुद उन्हें ले जाता। और अब उनकी ओर देखने पर रोने के सिवा और क्या ही कर सकता हूं। तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं उन्हें जेल में डाल सकता हूं, समझिए आप, जेल में। पर नहीं, मुझ में इंसानियत कहां बची है जो मैं ऐसा कर सकूं। अरे मैं भी बाकी सब लोगों की तरह दुनियादार जो बन गया हूं, व्यावहारिक बन गया, और ये सब आपने किया। दुनिया में दुनियादार तो बनना ही पड़ता है बेटा। हाँ, दुनियादार तो बनना ही पड़ता है। अरे कुत्ते बिल्ली सब दुनियादार होते हैं, अपना अपना फायदा जो देखते हैं। दुनियादार यदि कोई नहीं होता तो वो जो जंग में अपनी जान कुर्बान कर देता है। मैं भी दुनियादार हूं, मैं थूकता हूं अपने आप पर। मैं जा रहा हूं, मैं यहां से नहीं सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं है, मैं लाला जी को लेकर कुछ नहीं कहूंगी। मुंह से ना कहूं पर दिल से तो सोचो। नहीं, मैं अब तक यही सोच रहा था कि लाला जी सजा क्यों पाए। अरे उन्हें सजा देने से अब क्या लाभ? क्या इसे मरे हुए को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? जंग में जो बुजदिली दिखाते थे, हम उन्हें गोली मार दिया करते थे सम्मान के खातिर। अरे पर यहाँ तो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस बार एक आदमी के कारण एक नहीं बहुत से लोग मारे गए, बस इतनी सी तो बात है। अरे भाई सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं सिर्फ लाला जी को ही दोष क्यों दूं? सब लोग बुजदिल हैं, कायर। माँ आप इन्हें कुछ समझाइए। उसे जाने दो। प्रदीप, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों? कहने में रखा ही क्या है? हाँ, बात क्या है? तुम्हारे पास धन दौलत ज्यादा हो गया है, इसकी तुम्हें तकलीफ है? हाँ, मुझे इसकी तकलीफ है। अगर यही बात है तो जाओ सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दो। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पैसों की, धन दौलत की, इन सब चीजों की ज्यादा ही तकलीफ है तो जाओ बाहर फेंक दो। बोलो क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ सवाल इसका नहीं है। अरे सवाल इसका है आप क्या करना चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूँ? तो तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं प्रदीप, बोलो। अगर इतना कुछ कह दिया है तो ये भी कहो ना। मैं जानता हूं बेटे तुम मुझे ये नहीं कह सकते, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मेरी जगह वहां नहीं है। प्रदीप तुम ही बताओ, बेटा तुम ही बताओ, लड़ाई में ऐसा कौन था जिसने मुफ्त काम किया? अगर किसी ने भी किया है तो बताओ, मैं भी करने को तैयार हूं। किस ठेकेदार ने लड़ाई में पैसे नहीं बनाए? किसने मुफ्त राशन सप्लाई किया? ऐसा कौन था जिसने राशन में मिलावट नहीं की? हर किसी ने बहती हुई गंगा में हाथ धोए। बोलो, तुम ही बोलो। और अगर बेटा तुम मुझे जेल भेजना ही चाहते तो तुम्हें मेरे साथ आधे देश को जेल भेजना होगा। आप ठीक कहते हैं। तो तुम ही बताओ बेटा, फिर मैं बुरा कैसे हुआ? दादाजी मैं जानता हूँ आप दूसरों से बुरे नहीं हैं, पर मैंने आपको दूसरों से अच्छा माना। मैंने आपको एक मामूली आदमी के रूप में नहीं बल्कि अपने पिता के रूप में देखा था। अपने पिता के। और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं अपने आप को भी ऐसे नहीं देख सकता। नहीं, कभी नहीं। प्रदीप अनुभव मुझे दो, इसे इन्हें पढ़ लेने दीजिए। प्रदीप, इसे शरद ने मुझे अपनी मौत के दिन लिखा था। बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बाहर जाओ। शरद की तुम आराम करो, तुम बाहर जाओ। शरद ये की बात तुम्हारे लिए नहीं है। शरद ये तुम बाहर जाओ। बेटा इन्हें कुछ मत बताना। पिछले 3 वर्षों से सिर्फ बात। अब आप बताइए, हाँ आपको क्या करना चाहिए? अरे किस तरह उसकी मौत हुई, अब आप बताइए आपकी जगह कहाँ है? प्रदीप, इस दुनिया में आदमी भगवान नहीं बन सकता बेटे। दुनिया के बारे में मैं सब जानता हूँ। इस पत्र को सुन लीजिए। अपनी मौत के ठीक पहले शरद ने अनु को लिखा था।
प्रिय अनु, जो कुछ भी इस समय मैं महसूस कर रहा हूं उसे लिखना तो असंभव है, पर तुम्हें बताए बिना मुझे चैन नहीं मिल रहा। कल शाम को डाक मिली, अखबार भी, लाला जी और तुम्हारे बाबूजी के केस की खबर हेडलाइन में थी। मैं कह नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ हुई। तब से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। सचमुच क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं? यहाँ लोग मक्खियों की तरह मरे जा रहे हैं और वहां सब पैसे बनाने में जुटे हैं। लड़ाई में शर्म के मारे में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहा। मैं अभी मोर्चे पर जा रहा हूं, कभी ना लौटने के लिए। शायद मैं लापता करार दिया जाऊं। यदि ऐसा हो तो तुम मेरा इंतजार मत करना। अनु, मैं सचमुच कह रहा हूं, अगर लाला जी मेरे सामने होते तो मैं उनका गला तोड़ देता। दुनिया को दोष दीजिएगा। पत्र का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, समझ में आ रहा है। तुम गाड़ी निकालो, मैं भी आता हूँ। तुम क्यों जाओगे? रात बहुत हो चुकी है, तुम आराम करो, तुम नहीं जाओगे। नहीं कमला, अब मुझे जाना नहीं। अब मैं जाकर ही सुख पाऊंगा। मुझे जाने दो। शरद होता वो तुम्हें कभी न जाने को कहता। ये और क्या? मेरे लिए वो मेरा बेटा था, पर उसके लिए जहाज में मरने वाले सभी मेरे ही बच्चे थे। और अब मुझे भी लगता है कि वो सब मेरे ही बच्चे थे। मेरे ही बच्चे थे। बेटा, तुम गाड़ी निकालो, मैं अभी आता हूँ। बेटा, तुम उन्हें नहीं ले जा रहे। मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो वो रुक जाएंगे। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पर तुम रोक सकते हो। वो जेल में कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? क्या तुम उन्हें मार डालना चाहते हो? मेरा ख्याल था कि आप ये पत्र पढ़ चुकी हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी है प्रदीप। तो आपके लिए शरद क्या था? पत्थर का एक टुकड़ा जो पानी में गिरते ही गायब हो गया। सिर्फ अफसोस करने से कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि उसने आपके और लाला जी के अफसोस करने के लिए जान नहीं दी थी। हम लोग और कर भी क्या सकते हैं? आप लोग और अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप लोग ये जान सकते हैं कि परिवार के सीमित दायरे के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और उसके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो जब तक आप लोग ये नहीं समझते, तब तक अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेलने वाले आप लोग ही होंगे। उसने इसलिए जान दी। तुम डॉक्टर को बुलाना। तो
ये नहीं था माँ, मेरा मतलब ये नहीं था माँ, ये नहीं था माँ। सबसे पहले बैक स्टेज के कलाकारों का परिचय कराना पसंद करूंगा। लाइट डिजाइन ऑपरेशन साहिल कुमार, अब पहुंच गए हैं, फिर से बजा दीजिए। म्यूजिक ऑपरेशन सोनू कुमार चिराग, मंच पर हरकमल, तेजस, वर्षा, योगनप्रीत, पूजा, चिराग, सोनू, लवप्रीत कौर और इस नाटक को निर्देशित किया है आशिया मदार जी ने। पसंद आई होगी। आपको जैसी भी प्रस्तुति लगी आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए। बैक स्टेज टीम में हर्षित, सुशोभित और हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट शामिल हैं। इसलिए मैं डायरेक्टर से ये आग्रह करूंगा कि आप बारी बारी सबका नाम बोल दें। सबसे पहले तो दीप सर, श्रावस्ती मैम, डॉक्टर अजय और जो हमेशा हर पल मेरे साथ रहे, और डॉक्टर स्मृति भारद्वाज, HOD ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। सभी प्यारे प्यारे बच्चे फर्स्ट ईयर जो इस शो में नहीं थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जिन्होंने कंजूस और ड्राउटमेंट में थे, वो सब लोग भी यहाँ पर थे, हेल्प करा रहे थे। तो एक सूचना के साथ मैं आगे बात बढ़ाऊंगा कि सूचना ये है कि कल भी ये नाटक है 29 तारीख को। कुछ कास्ट चेंज है उसमें, तो आप 2 बजे अपने दोस्तों को बताइए कि ये नाटक आपने देखा। और मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग आए हैं, स्वागत या धन्यवाद कहने के लिए कहना ठीक रहेगा। डॉक्टर अमनदीप सिंह मक्कर सर को मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग आए और सदन दिया उसको धन्यवाद दिया। Good evening, dear friends, dear students. What can I say? This was a marvelous performance. मतलब हर एक बच्चे ने जो भी एक्सप्रेशन या इमोशन दिखाना है उसको पूरी शिद्दत से दिखाया और बड़ा एक्यूरेटली दिखाया।
अगर पूजा आई थिंक अगर इन्होंने थोड़ा सा कॉमिक सीन ऐड किया है तो वो बहुत एक्यूरेट, और जो हरकमल का सीन है इसकी कमेंट्री नितिन की, परमिंदर का, एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय प्रदीप। आई डोंट सभी स्टेज के कलाकारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर COS मिस्टर आमिर अब्दुल्ला एंड HOD Dr. Smriti Bharadwaj, I want to thank you all for enjoying this wonderful performance. Hope to see you tomorrow again.